दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आज 1537 दिन हो गए हैं। हालांकि आज दोनों के बीच तीसरा दिन है युद्धबंदी का, क्योंकि रूस ने प्रस्ताव दिया था और अमेरिका के मध्यस्थता से यूक्रेन भी तैयार हो गया कि 8 से 10 मई तक एक दूसरे पर बमबारी ना करें, ताकि रूस शांतिपूर्वक 9 मई को विजय दिवस मना सके। जो पीछे के बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं वह रूस और दुनिया के कई अन्य जगहों में विजय दिवस मनाया गया है उसका है। इसमें यह इमोर्टल रेजिमेंट के भी फोटो हैं, वीडियोस हैं और संबंधित क्षेत्रों के। हालांकि इस वर्ष जैसा कि लगता है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 2025 की तुलना में ना ही संख्या में कमी आई है, बल्कि मनाने वालों में और भीड़ में भी कमी आई है। मॉस्को में जो प्रदर्शन हुआ जिसमें पुतिन ने भाषण दिया, वहाँ टैंक्स और दूसरे तरह के वेपन्स नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें वह युद्ध क्षेत्र से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। और इसीलिए रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है, खासकर ज़मीन पर कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। वैसे दिखता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में इस बीच में रिजर्व लाना, रीग्रुपिंग करना, आर्म्स अम्युनिशंस करना, ये सारे वो कुछ कर रहे हैं, खासकर स्लावियांस्क, लाइमान, पूर्वी जापोरिजिया, सूमी और अन्य क्षेत्रों में। अब मध्य पूर्व में आते हैं। जहाँ तक ईरान की बात है, उस पर थोपे हुए युद्ध का आज 72वां दिन है, जबकि युद्धबंदी का भी 32वां दिन हो चुका है। और जैसा मैंने कल बताया था कि पिछले 2 दिनों से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में गड़बड़ियां चल रही हैं। अमेरिका की तरफ से पहल हो या ईरान की तरफ से पहल हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के जहाज़ के ऊपर और ईरान के ज़मीन पर भी ड्रोन से और मिसाइल से आक्रमण किया था। कुछ क्षतियाँ भी हुई हैं, कुछ लोग भी मारे गए हैं। इस सब के बावजूद युद्धबंदी अभी जारी है। ईरान के तरफ से एक और स्टेटमेंट, या ऐसा लगता है कि उनकी कोशिश है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केवल तेल और दूसरे तरह के जहाज़ों के आवाजाही पर ही रोक नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके अंदर में, अंडरग्राउंड में, यानी अंडर वाटर में जो 7 इंटरनेट केबल्स हैं जो पास करते हैं, वहाँ से उस पर भी वह कंट्रोल करेगा। यानी जिन कंपनियों का है उन्हें अब परमिशन लेना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे और ईरानियन कानून के तहत वह काम करेंगे। यह बता दूं कि ये केबल पूरे विश्व भर के जो ग्लोबल इंटरनेट हैं, फिनेंशियल डेटा पास होते हैं, 15 से 20% है। और मुख्य रूप से इसके इस्तेमाल करने वाले यूरोप, गल्फ कंट्रीज़, और उस पर गल्फ कंट्रीज़ कम से कम 90% उस पर आश्रित हैं बैंकिंग के लिए, क्लाउड सर्विसेज के लिए, इंटरनेट के लिए। ईरान खुद 40% उस पर निर्भर करता है, जबकि उसका बाकी 60% वह टर्की के ओवरलैंड से जाता है। सीरिया में नवगठित उतनी भी नया नहीं है। यह बना था जब सीरिया के पुराने राष्ट्रपति को भागना पड़ा था वहाँ से, यानी असद रिजीम के पतन के बाद से IRFS वहाँ पे 2024 के दिसंबर में बना था, यानी इस्लामिक रेसिस्टेंट फ्रंट इन सीरिया। इसने घोषणा की है कि उसने IDF के एक आउटपोस्ट रेड हिल्स जो दक्षिण सीरिया में है, क्वी नेत्रा गवर्नरेट में, उस पर आक्रमण किया। यह गोलन हाइट से आसपास है और 8-9 मई को ही आक्रमण हुआ है। जो इन्होंने पिक्चर डाले हैं उससे लगता है कि उस पर काफ़ी तबाही हुई है, लेकिन कोई मरे हैं कि नहीं मरे हैं पता नहीं चल रहा है। IDF ने भी बदले में इसके बाद जबरदस्त आक्रमण किए। कहाँ, क्यों, कौन से मरे, क्या हुए, यह सब पता नहीं है। लेकिन IRFS का लक्ष्य है कि वह जियोनिस्ट रिजीम को और उसका साथ देने वाले जो अभी अल असद का नया रिजीम है सीरिया में, और जो सीरिया के अखंडता, संप्रभुता की रक्षा नहीं करते, उनके खिलाफ उनका संघर्ष होगा। इस बीच में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का खबर है कि वहाँ पर विद्रोहियों या आतंकवादियों के साथ लड़ने में तकरीबन 70 लोग मारे गए। सूडान और
माली में भी लड़ाई यानी सिविल वॉर जबरदस्त जारी है। माली में वहाँ की सरकारी सेना रूस के सेना के साथ मिलकर, जिनको अफ्रीका कोर कहते हैं, अब स्थिति को कुछ हद तक संभाल चुके हैं। हाँ, वेनेजुएला से खबर है कि वहाँ पे उनके पास 13.5 किलो एनरिच्ड यूरेनियम था, जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके यहाँ जो यूरेनियम से बिजली बनता था उसका काम बंद हो चुका था, बॉम्ब तो बनाने की क्षमता थी नहीं, उसको अमेरिका उठा कर ले गया है। यह दिखाता है, दर्शाता है कि वास्तव में समाजवादी सत्ता बनानी हो तो वह बोलिवारियन रिवोल्यूशन, 21वीं शताब्दी की क्रांति, या भारत में जैसा समाजवादी पार्टी या बहुत सारे समाजवाद की बात करते हैं, वह बोगस है। जब तक मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित नहीं होती है और उनके देख रेख में नहीं चलता है, निजी पूंजी का सफाया नहीं होता है, तब तक उनकी स्थिति यही होगी। और इसी से चलते चलते जो पीछे के वीडियो में आप बहुत तरह की चीज़ें देख रहे हैं, वो हम बताऊं कि अन्य देशों में जहां प्रमुख रूप से विजय दिवस मनाया गया है, बेलारस, कजाकिस्तान, बोलीविया में भी पाबंदी के बावजूद उन्होंने किया है, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया और अन्य देशों में मनाया गया। पुतिन ने कहा कि यह वर्ल्ड वॉर 2 का एक्सटेंशन है, जो यूएसएसआर जिस ढंग से लड़ा था 1941 से लेकर 45 तक, उसी का लड़ाई चल रहा है। दोस्तों, बता दूं कि ऐसा नहीं है, बहुत अंतर है। आवश्यक है समझना इस बात को दोस्तों। धन्यवाद।